साथियों नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का इतिहास क्या और कैसे पढ़ें पर बात करने वाले हैं। बात शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस चर्चा के विषय को कि हिंदी साहित्य में हम क्या पढ़ें, यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी है वो किस पुस्तक से हिंदी साहित्य को पढ़ना प्रारंभ करें और हिंदी साहित्य को कैसे पढ़ें, अर्थात हिंदी साहित्य में पढ़ने की प्रक्रिया क्या रखें, किस प्रकार नोट्स बनाएं, किस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन करें, इत्यादि सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जो आधार पुस्तक है जिसको पढ़े बिना हमारी या एक प्रतियोगी परीक्षार्थी की नींव है वो मजबूत नहीं होती। तो आइए जानते हैं इस किताब के बारे में। और यह किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इसके प्रकाशक हैं नागरी प्रचारणी सभा काशी। हालांकि इस प्रकाशक के द्वारा नई प्रतियों का प्रकाशन नहीं हो रहा है, सिवा बावजूद इसके हिंदी साहित्य का इतिहास अन्य प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित होता रहता है, लेकिन उन प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ में कई बार त्रुटियां रह जाती हैं। तो आपसे आग्रह रहेगा कि यदि आप हिंदी साहित्य का इतिहास लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो आप इनके इतिहास की मूल पुस्तक की पीडीएफ जो आपको गूगल पर ऑनलाइन मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके जहाँ पर आपको डाउट हो वहाँ पर उसे चेक करना न भूलें। तो सबसे पहले आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने 1929 में यह ग्रंथ लिखा उसको पढ़ने से और उसे पढ़ने के दौरान अपने नोट्स तैयार करने की प्रक्रिया को यदि हम साथ रखते हैं, गहनता से पढ़ते हैं और पढ़ने के मध्य में हम छोटे छोटे प्रश्नों का भी निर्माण करते चलें तो हमारे ज्ञान को डाइजेस्ट करने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो ये जो पहली पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, इसे सबसे पहले एक प्रतियोगी परीक्षार्थी को पढ़ना चाहिए। इसको हम कैसे पढ़ें, इस पर यदि बात करें तो एक प्रतियोगी परीक्षार्थी को इस पुस्तक में एक पेपर सेटर की नज़र से देखना चाहिए, यानी कि उसे हर जगह नए प्रश्न निर्माण होते हुए दिखाई दें तो उसे छोड़े ना, उन प्रश्नों को वह नोट करता चला जाए। यानी कि प्रश्न निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको मूल रूप से अपने दिमाग में रखते हुए वह इस ग्रंथ को पढ़ें तो फिर उसके पढ़ने का जो कार्य है वो सफल माना जा सकता है। इस ग्रंथ में हर पंक्ति में एक नया प्रश्न क्रिएट हो जाता है। हमें अपनी परीक्षा की दृष्टिगत उन प्रश्नों को ध्यान में रखना चाहिए और प्रश्न जहां जहां बन रहे हैं उन्हें या तो हम एक अलग नोटबुक में लिखते जाएं या फिर उसी पुस्तक में अंडरलाइन करते जाएं, जिससे हम इस पुस्तक को जब दोबारा पढ़ेंगे तो इन हाईलाइट की गई लाइनों या अंडरलाइन की गई लाइनों को हम और पुनः जब पढ़ेंगे तो वे प्रश्न है वो हमारे लिए धीरे धीरे स्थायी होने का काम करेंगे। तो इसे पढ़ते समय दृष्टि
एक ही होनी चाहिए कि प्रश्न निर्माण कहाँ कहाँ हो रहा है और स्तरीय प्रश्न कहाँ पर बन सकता है। इस नज़र से यदि हम इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो फिर एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए बहुत लाभदायक होता है। साथ साथ में यदि आप अंडरलाइन करते हुए चलते हैं, हाईलाइट करते हुए चलते हैं, उसके बावजूद भी यदि आप साथ में एक नोटबुक में इसके नोट्स तैयार करते हुए चलते हैं तो और भी फायदा हो सकता है, क्योंकि अगली बार हमें सिर्फ उन नोट्सों को ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप एक अलग से नोट्स तैयार करें और प्रश्न निर्माण की दृष्टि से इसे पढ़ें। तो ये थी पहले ग्रंथ की बात। सबसे पहले हमें इसी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी प्रामाणिकता पर। यह हिंदी साहित्य का आधार ग्रंथ है, एक प्रामाणिक ग्रंथ है और इसे बहुत सारे ग्रंथों का निचोड़ कहा जा सकता है। नागरिक प्रचारणी सभा में और अन्य जो पुस्तकें प्रकाशित हुई या फिर अप्रकाशित ही रह गई, उन सभी को सहायक मानते हुए शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को लिखा है। तो यह एक आधार ग्रंथ है, प्रामाणिक ग्रंथ है, ऑथेंटिक बुक है। इसमें जो लिखा हुआ है वह एकदम सही है, प्रामाणिक है, आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि हमने इस ग्रंथ को पढ़ लिया है, अच्छी तरह से मनन कर लिया है, पढ़ लिया है, नोट्स तैयार कर लिए हैं और एक हिंदी साहित्य का एक खाका, मजबूत खाका तैयार हो गया है, तो हमें दूसरा ग्रंथ कौन सा पढ़ना चाहिए? इस ग्रंथ में एक और बात है, महत्वपूर्ण है कि जो वक्तव्य शुक्ल जी ने किसी लेखक, किसी कवि के बारे में लिखे हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम अगली पुस्तक की बात करते हैं और वो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से, जिसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल और प्रकाशक है मयूर बुक्स। यह एक परिष्कृत रूप है पूर्व ग्रंथ का, या कहें कि उसके सिमिलर चलने वाला और उसमें कुछ सुधार करते हुए इस ग्रंथ का निर्माण किया गया है। इसमें डॉक्टर नगेंद्र के साथ में और बहुत सारे हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने अपने को दिए गए कार्य को पूर्ण किया है, अर्थात उनको जो विषय दिया गया उस पर उन्होंने अपनी कलम चलाई है। तो इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र, न कि लेखक। अलग अलग पाठों के अलग अलग लेखक हैं, जो आप जब पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है। इसको भी हमें प्रश्न निर्माण की दृष्टि से और साथ में अपने हिंदी साहित्य के ज्ञान को और मजबूत करने की दृष्टि से पढ़ना चाहिए। इसमें भी हमें प्रश्न निर्माण की दृष्टि से देखना चाहिए, साथ ही जो वक्तव्य है उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए और अंडरलाइन करते हुए या हाईलाइट करते हुए या फिर नोट्स तैयार करते हुए इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। तो आचार्य शुक्ल के बाद में हमें डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहिए। और यदि हमने ये दोनों ग्रंथ पढ़ लिए हैं तो इसके बाद में हमें एक तीसरा ग्रंथ है, यदि उसको पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और उसके लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, तो हिंदी की लगभग पूर्णता हमें प्राप्त हो जाती है। अर्थात कहें कि हम लगभग 85 से 90% हिंदी साहित्य के इतिहास को कवर कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता
कि 100% कवर हो जाएगा, लेकिन अधिकांश जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाला मैटर है वो इन 3 पुस्तकों से बाहर बहुत कम ही जाता है। और जो प्रश्न इससे बाहर आते हैं वो पढ़ने वाले भी बहुत गहराई से पढ़ने वाले और बहुत मेहनती और लंबे समय से पढ़ने वाले होते हैं। इस पुस्तक के जो प्रकाशक हैं वो है राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली। और इस पुस्तक को भी हमें पढ़ते समय ध्यान रखना है, प्रश्न निर्माण की दृष्टि होनी चाहिए। जो इसमें भी जो कोटेशन आए हुए हैं, जो वक्तव्य है लेखक के, कवियों और लेखकों के प्रति, उन्हें भी ध्यान में रखना है। साथ में ही इसके नोट्स तैयार करने चाहिए और अंडरलाइन या हाईलाइट करते हुए भी पढ़ते रहना चाहिए। तो हम यदि इन तीनों पुस्तकों को क्रम से पढ़ते हैं तो हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने का जो दृष्टिकोण है वो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा कि इन तीनों ग्रंथों में कई बार अलग अलग मान्यताएं हमें मिल जाती हैं। तो जहां पर अलग अलग बातें कही जाती है वहां पर प्रश्नकर्ता पेपर में लेखक का नाम अवश्य देगा, यानी कि जो वक्तव्य है या जो विचार है वो अमुक लेखक के द्वारा कहा गया है और किसके संबंध में कहा गया है, ऐसा पूछा जा सकता है। या फिर कहें कि जो पुस्तक के लेखक का जिक्र अवश्य करेगा पेपर सेटर। तो हमें ऑल ओवर यह देखना चाहिए कि जो अलग अलग विचार है उन्हें भी हमें ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना है, मनन करना है। और लगभग तीनों पुस्तकें पढ़ने के बाद में एक प्रतियोगी परीक्षार्थी यह पाता है कि उसने हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत कुछ कवर कर लिया है। इन तीनों पुस्तकों को पढ़ने के बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास यदि कोई और पढ़ना चाहे तो अथाह पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनको पढ़ करके वह अपने ज्ञान में और वृद्धि कर सकता है। लेकिन एक बात तय है कि एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए ये तीनों ही पुस्तकें रामबाण हैं, उनके आधार को मजबूत करने वाली हैं और उनको सफलता दिलाने में सहायक हैं। तो इसी क्रम में भी पढ़ना है हमें। सबसे पहले शुक्ल जी के इतिहास को पढ़ना है, फिर डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास को पढ़ना है और उसके बाद में डॉक्टर बच्चन सिंह के इतिहास को पढ़ना चाहिए। यह थी जानकारी हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। इन पुस्तकों को हमें बार बार पढ़ना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन भी करते रहना चाहिए। साथ ही नोट्स बनाने से हमारे ज्ञान में और वृद्धि होती रहती है और बार बार पढ़ने से हम कुछ और नए प्रश्नों का निर्माण करने में सक्षम होते हैं इसी पुस्तक में। तो यदि हम इन्हीं तीनों पुस्तकों को यदि बार बार पढ़ें तो हमारी जीत तय है, अर्थात हम प्रतियोगी परीक्षा में बाजी जरूर मारेंगे। उम्मीद है आपको इन पुस्तकों से सहायता मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। अंत में आपसे निवेदन रहेगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।